बच्चों आज हम 11th क्लास का 5th यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है ना? क्या नाम है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेसिकली ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, हम इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो आप हेडिंग बनाएंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना? हेडिंग बनाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, आज तक जो आप छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आए हैं, अभी तक जितना भी आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, माइक अपने आप ऑफ किया करो। देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बच्चे का नाम लेकर के कि आप, मैं कर रहा हूं यहां से, अपने माइक अपने आप ऑफ किया करो। ठीक है? चलिए, अब कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है? चलो कोई बात नहीं, गलती से हो गया, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप शुरू करते हैं। चलो, तो बच्चों सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है ना? रेस्पिरेशन होता क्या है? देखिए, अब क्लास होती तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था, लेकिन यहां मैं आपका आंसर मैं ही दूंगा। ठीक है? तो जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा कि अक्सर हम स्कूल में पूछते हैं बच्चों से कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन की इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेल को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसा बच्चे हमें जवाब देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता। वो रेस्पिरेशन नहीं है। क्या नहीं है? रेस्पिरेशन नहीं है। वो तो केवल एक स्टेप है रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है ब्रीदिंग। जिसका नाम क्या है? ब्रीदिंग। यानी कि मैं ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर अंदर ले रहा हूं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब ये रेस्पिरेशन नहीं है। इसका नाम है बच्चों ब्रीदिंग। क्या नाम है इसका? ब्रीदिंग, सांस लेना। समझ आया? क्लियर हो गया? तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि हम रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पुट करता हूं बच्चों, कि हम ये बोलते हैं कि सांस लेने के अंदर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। अक्सर हम ऐसा बोलते हैं। देखिए, आज हमारा लेक्चर पूरा इंट्रोडक्टरी जाएगा, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो बच्चों चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो मेरा बनता है कि अगर हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, तो उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में काम क्या है? हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। तो उस कंडीशन में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑक्सीजन का मेरी बॉडी में काम ही क्या है? ठीक है ना? तो दूसरा मेरा क्वेश्चन है, और जब हमने केवल ऑक्सीजन को लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया ही नहीं, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से? है ना? समझ आया ना? क्लियर हो गया? तो 3-4 क्वेश्चन हमने यहां पर क्या किए? पुट कर दिए। ठीक है? जिनके बच्चों आप सबको आंसर पता होने जरूरी होने चाहिए। सबसे पहले आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूं। मेरे साथ साथ लिखेंगे, लिखिए। रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप, लिखेंगे सारे बच्चे मेरे साथ। रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, एंजाइम मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। क्या क्या वर्ड यूज किए मैंने? मल्टी स्टेप, यानी कि एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। मल्टी स्टेप, एंजाइम मेडिएटेड, एंजाइम्स यूज होंगे, एंजाइम मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। मेरे हिसाब से पूरी डेफिनेशन बन गई, लेकिन आपके लिए नहीं बनी। क्यों सर? पहले इनको समझिए आप। एक स्टेप नहीं है, एक से ज्यादा स्टेप यूज होगा, एंजाइम्स यूज होंगे, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगी। ठीक है? समझ आ रहा है बच्चों? तो आप इसमें लिखिए डेफिनेशन। चलिए, रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, comma, in which
respiratory substrate in which respiratory substrate और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है? ग्लूकोज। इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए अभी मैं बताऊंगा, C6H12O6, ठीक है ना। इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन in the presence of O2 in which respiratory substrate that is glucose is completely break down in the presence of O2, ठीक है, to produce energy in the form of ATP, to produce energy in the form of ATP, समझ आया? And carbon dioxide CO2 is also released in this process as a byproduct, as a byproduct। समझ आया या नहीं आया? हिंदी में बात करता हूं। ये एक मल्टी स्टेप एंजाइम मेडिएटेड ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसके दौरान रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? वो ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ O2। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली टूट जाएगा, क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बनती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी बनती है, ठीक है। और सर इसी रिएक्शन के अंदर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है, ठीक है। अब अगर आपने इस डेफिनेशन को बच्चों अच्छे से समझा होगा तो आपको मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। क्या? पहला क्वेश्चन था कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। देखो हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म यानी कि टोटल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अभी एक बच्चे ने कैटाबॉलिज्म बोला था, पीछे लिखा हुआ है ग्लूकोज को तोड़ने को। तो जितनी भी हमारी बॉडी में रिएक्शन है जिनसे कोई ना कोई सबस्ट्रेट टूट रहा है यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ऑल द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म एंड ऑल द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन इन आवर बॉडी, या कोई रिएक्शन अगर कुछ बना रही है हमारी बॉडी में तो उसे एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और दोनों के टोटल को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। द ऑल रिएक्शन इन अवर बॉडी इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में रिएक्शंस कर रही है, मेटाबॉलिज्म कर रही है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम सरवाइव नहीं करेंगे, और अगर मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म कहां से होगा? अब वो एनर्जी आएगी कहां से? वो एनर्जी आएगी जब ग्लूकोज टूटेगा, तब एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी करेंसी का नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। क्लियर? तो उस एटीपी को बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। समझ आया आपको कि सर फूड में से, ग्लूकोज में से एनर्जी एटीपी बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। समझ आया पहला आंसर। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? जब ये ग्लूकोज टूट रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ? O2 की प्रेजेंस में जब ये टूट रही थी तो एटीपी बन रहे थे और एज अ बाय प्रोडक्ट CO2 निकल रही और जो एनवायरनमेंट में चली गई। समझ आया कि नहीं आया? तो CO2 कहां से आई? बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। समझ आया बच्चों? अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी क्या कर रही है? बाहर निकाल रही है, ठीक है। एक और बात बच्चों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं बहुत ही आपको डिफरेंट चीजें आपको बताऊंगा थ्योरी से अलग। कोई बोलता है कि ब्रीदिंग जो है ब्रीदिंग के दौरान हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं।
ठीक है बच्चों, बात सही है, कोई बुराई नहीं है। एक सेकंड, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है हमेशा क्या, कि हम कभी ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते, हम एयर को इनहेल करते हैं। किसको इनहेल करते हैं? एयर को। अब एयर क्या है बच्चों? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना। जो हमारी बॉडी के अंदर सांस लेने के बाद, ये देखिए, गई है, वो खाली ऑक्सीजन नहीं है। कौन है वो एयर है। और एयर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। हाँ, नो डाउट। अब ये चली गई हमारे कहां पर? लंग्स के अंदर। लंग्स ने केवल ऑक्सीजन को ले लिया उस मिक्सचर के अंदर से, समझ आया? लंग्स ने क्या किया? केवल ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया। बच्चों, हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि इनहेलेशन के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, नहीं। ब्रीदिंग के दौरान एयर अंदर ली जाती है, एयर ही बाहर ली जाती है। बस फर्क क्या है कि सर बाद में उस एयर में से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डाल दी जाती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजनेटेड एयर या ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर हम एक्सहेल करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, नीट में इन्हीं बातों को घुमा करके क्वेश्चन बनाया जाता है, समझ आया? इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूं इनके ऊपर, ठीक है। चलिए, अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम एनिमल किंगडम या एवोल्यूशन देखें तो अलग अलग तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट तरह का रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सबके अंदर लंग ही होगा या सबके अंदर गिल्स होगा। अकॉर्डिंग टू द एडेप्टेशन, हर ऑर्गेनिज्म के पास अपने एडेप्टेड फॉर्म का क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। एक दिन मैं आपको एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा जिसमें मैं यही सब आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, ठीक है सर, बहुत सारे अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लंग्स, समझा रहा हूं बच्चों केवल मैं आज आपको। लंग्स के बाद मैं बात करूं गिल्स, ठीक है। टिनिडिया होते हैं, जो टिनिडिया होंगे तो क्या बन जाएगा? टिनिडियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स वाला होता है पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। फेरेंजियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, टिनिडियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके बाद होता है ट्रैकियल, जो कॉकरोच यानी कि इंसेक्ट में होता है, ट्रैकियल, TRACHEAL, ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। बुक लंग होते हैं, बुक गिल होते हैं। अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। आपको मैं ये होमवर्क भी दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि आज का लेक्चर आपको मेरे हिसाब से बुक के अंदर नहीं मिलेगा, ये मैं आपको इंट्रोडक्टरी दे रहा हूं। तो आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है कि इनके बारे में आप पढ़ें, ठीक है, फिर मैं भी कराऊंगा आपको। चलिए, तो बात आती है बच्चों, अगर हम आ जाएं पर्टिकुलर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हम क्या आ जाएं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं अपनी हेडिंग बनाऊं मेरे साथ, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ठीक है बच्चों, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखिए, हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन रिच एयर को लिया, वो तो हमारे पास लंग्स में चली गई। लंग्स से वो कहां जाएगी? लंग से जाएगी हर सेल के पास। हर सेल के पास जाकर के वो क्या करेगी? ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगी। लेकिन कैसे सर, कैसे जाएगी? क्या उनके कोई पर्टिकुलर नाम है? बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम टॉक करेंगे किसके बारे में? हम स्टेप्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। लिखिए स्टेप्स। स्टेप्स क्या हैं? ठीक है बच्चों, पहला स्टेप है नंबर 1, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, ठीक है ना। दूसरा स्टेप है बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा स्टेप है बच्चों थर्ड, दैट इज इंटरनल
रेस्पिरेशन, और हमारा फोर्थ स्टेप है बच्चों, दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको इन सब के पार्ट पता होने चाहिए कि सर ये है क्या बेसिकली। ठीक है ना, ब्रीदिंग के सामने लिख लो वेंटिलेशन ऑफ लंग। ब्रीदिंग को वेंटिलेशन ऑफ लंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे लंग कैसे हैं, वेंटिलेटेड टाइप हैं। ये मैं आपको कराऊंगा, सारे कराऊंगा A to Z बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात है इसमें रिएक्शन नहीं है जो आप में, जिसमें डाइजेशन वाले में आप कंफ्यूज हो गए थे, बोर हो गए थे। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग है बच्चों पहला स्टेप है, जिसे हम वेंटिलेशन ऑफ लंग भी बोलते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, ब्रीदिंग का रिजल्ट क्या हुआ? एटमॉस्फेयर से वो एयर कहां आ गई, लंग्स के अंदर आ गई। भैया मैं O2 की बात करूं, चलो लंग्स के अंदर आ गई, लेकिन चाहिए तो पूरी बॉडी को ना। लंग से क्या होता है, लंग से इस ऑक्सीजन को या रेस्पिरेटरी गैसेस को, अच्छा एक और बात, पहले रेस्पिरेटरी गैसेस आर गैसेस लिख लो, दो ही हैं बच्चों, कौन सी, O2 एंड CO2, बस। O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी। ठीक है ना, अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आएगी और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो लंग से अब ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, या बेसिकली मैं ऑक्सीजन की अगर बात करूं, O2 कहां जाएगी, लंग से जाएगी, या एल्वियोली हम बोलेंगे यहां पर, बाद में बताऊंगा। ठीक है, लंग से वो O2 जाएगी कहां पर, हमारे ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड की पाइपों के अंदर। ब्लड क्या करेंगे, ब्लड वेसल इस O2 को ले जाएंगे कहां पर, कहां ले जाएंगे, टिश्यू के पास। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन। ठीक है ना, आप ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बोल देते हो बच्चों, ऐसा नहीं होता। जब एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से टिश्यू भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, एक एक पॉइंट समझ आएगा। देखिए मैं एक घंटा आज एक्स्ट्रा लेक्चर आपको क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। ठीक है, तो टिश्यू पे ऑक्सीजन चली गई, अब टिश्यू से वो ऑक्सीजन कहां चली जाएगी, टिश्यू किसका बना हुआ है, सेल्स का। ठीक है ना, बेसिकली टिश्यू तो सेल ही होता है। ठीक है ना, सेल का ग्रुप होता है, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। टिश्यू पर पहुंच गई, अब टिश्यू पर जाकर के ये क्या कराएगी, O2 ऑक्सीडेशन कराएगी, किसकी, C6H12O6 की, ग्लूकोज की। ठीक है ना बच्चों, अब यहां से ये O2 यहां गई और इसने ऑक्सीडेशन करवा दिया। जैसे ही ऑक्सीडेशन हुई तो यहां बच्चों क्या हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुई, साइड प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट। अब ये CO2 वापस कहां गई, टिश्यू के पास, टिश्यू से कहां गई, ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल से कहां गई, लंग्स के अंदर, और लंग से फिर बाहर। ठीक है ना, तो अब आप एक चीज देखो, हर जगह ना, हर जगह एक्सचेंज हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का। समझने वाली बात है बच्चों, देखो ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे मैं आपका बना दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा समझा रहा हूं यहां पर। हर जगह पर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले तो आप लिखो एक्सचेंजिंग फोर्स क्या है यहां पर। रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंजिंग फोर्स है तो वो है बच्चों डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है, द मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पढ़ा है ना आपने? ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने देखा, यहां पर डिफ्यूजन हुई, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई, डिफ्यूजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। फिर लंग से ब्लड वेसल के अंदर डिफ्यूजन हुई, ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर आ गई, ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड लंग के अंदर आ गई। ठीक है ना, तो ये साइकिल चलता चला गया। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। देखो ब्रीदिंग में, अब देखो, अब देखना कितना आसान हो जाएगा। ब्रीदिंग के दौरान
एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन, यानी कि डिफ्यूजन हो जाता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, किसके बीच में, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच। समझ आया ना, दैट इज ब्रीदिंग। क्लियर हो गया। अब आया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सोचो अगर लंग के पास, जो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर 2 लंग हैं, अगर उसने ऑक्सीजन को अपने पास ही रख लिया तो वो अंदर क्यों आई? इसका मतलब उसने उस ऑक्सीजन को सारी बॉडी को देना है ना, देगा कैसे? कोई कोरियर तो है नहीं, कोई व्हाट्सएप तो है नहीं इसके पास, मेल तो कर नहीं सकता, लो भाई ले जाओ अपना कोरियर, है ना। क्लियर। तो कैसा होता है कि लंग से ब्लड के अंदर एक्सचेंज हो जाता है। अब किसका एक्सचेंज होगा? ऑक्सीजन जाएगी ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां जाएगी? लंग्स के अंदर। इस एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ आया? लिखो मेरे साथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के सामने, इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन एल्वियोली, क्योंकि लंग्स बेसिकली, लंग के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग है, लेकिन रेस्पिरेटरी सरफेस कौन है? हमारा एल्वियोली है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लंग्स के अंदर एल्वियोली होती हैं, एल्वियोली छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें फाइनली जो एक्सचेंज कराते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। वो भी मैं सब कुछ कराऊंगा आपको, या आप लंग्स एंड ब्लड वेसल भी लिख सकते हो। ठीक है ना। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ? इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन लंग एंड ब्लड लेवल। समझ आया? ये मैंने शुरू नहीं किया बच्चों, केवल ओवरव्यू दे रहा हूं आपको अभी। ठीक है, अब वो चला गया ब्लड के पास। अब ब्लड को क्या करना भाई? ब्लड को ऑक्सीजन का क्या करना है ना। ब्लड क्या करेगा? टिश्यू के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो टिश्यू से क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा रेस्पिरेटरी गैसेस को, टिश्यू को अपनी ऑक्सीजन दे देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। समझ आया? तो यानी कि दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है? लिखो, इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू लेवल। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हुआ था लंग्स और ब्लड के बीच में, लेकिन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होगा? रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा किन के बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू लेवल। अब टिश्यू पे क्या पहुंच गई? ऑक्सीजन पहुंच गई, है ना। अब टिश्यू की सेल के पास क्या पड़ा है? टिश्यू की सेल के पास पड़ा है बच्चों ग्लूकोज। ठीक है ना। अब ये ग्लूकोज टूटेगी ऑक्सीजन की हेल्प से, एंड दैट ब्रेकिंग प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में कि सर सेल्यूलर रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है। कौन सा? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक पढ़ा होगा ना। क्लियर। ये जो 4th स्टेप है बच्चों, ये वाला, ये आपके इस चैप्टर के अंदर नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। और देखिए, ब्रीदिंग कवर हो गया और एक्सचेंज केवल यहां 2 तक है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो सर ये कहां पढ़ेंगे? ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर 4th यूनिट के अंदर प्लांट रेस्पिरेशन सेकंड लास्ट चैप्टर है, वहां है। क्योंकि सेल रेस्पिरेशन चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, दोनों का सेम है। समझ आया? अब एरोबिक क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक क्या होता है? इन द एब्सेंस ऑफ O2। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये था बेसिक मैप आपके इस चैप्टर का। समझ आया? ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि सर आपने कहा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो सर सभी का काम तो एक ही है ना कि रेस्पिरेट करना। हाँ बच्चों, चाहे ऑर्गन अलग अलग हों लेकिन सबका काम एक ही होगा, क्या? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो सर आप ये बताइए कि जब सबका काम एक ही है तो अलग तरह का ऑर्गन क्यों है? बच्चों देखिए, शेप, स्ट्रक्चर,
साइज के हिसाब से अलग अलग नाम रख दिए गए। प्रॉपर्टी एक ही है, प्रॉपर्टी सेम है सबकी, बात करो, ठीक है ना। तो यानी कि सर आपका मतलब है कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहें। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखो, अगर मैं कह दूं ये मेरा हार्ट है और ये एक बर्ड का हार्ट है, नो डाउट फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सर्कुलेशन उल्टा है हमारा और बर्ड्स का, लेकिन 4 चैम्बर उसमें, 4 चैम्बर हमारे में। फिशेस की बात करूं 2 चैम्बर, ठीक है ना। तो इस तरह से 2, 3, 3.5 एंड 4 चैम्बर, इस तरह से हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं बताऊं सर 2 चैम्बर हार्ट क्यों है, 4 क्यों नहीं है, क्या वो हार्ट नहीं है? बिल्कुल हार्ट है, लेकिन काम तो सबका एक ही है ना। क्या हार्ट में उसे कहूंगा, चाहे बर्ड हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो फिशेस हो, चाहे मैमल्स हो, हार्ट में उसे कहूंगा जिसकी प्रॉपर्टी होगी कि वो ब्लड को पंप करेगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक उसी तरह रेस्पिरेटरी ऑर्गन में उसे कहूंगा जो क्या कराएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाएगा। लेकिन क्या है वो प्रॉपर्टी बच्चों? अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं किसी ऑर्गन को ये कहूं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो उसके पास कुछ एक कैरेक्टर होने चाहिए, कुछ एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ मर्जी लिखिए, कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? 4 प्रॉपर्टी होती है बच्चों जो हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर होनी चाहिए। अगर इन 4 में से कोई भी एक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो इसका मतलब है वो अच्छा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ये मैं अभी बता रहा हूं आपको क्या क्या है वो। लिखो मेरे साथ, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी लिखो बच्चों। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, नंबर 1 लार्ज सरफेस एरिया। उस ऑर्गन का एरिया जो है लार्ज होना चाहिए। सर लार्ज कैसे? बच्चों आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात आज सुनाता हूं। आपको पता है हमारे लंग्स का टोटल एरिया कितना होता है? पता है आपको? सानिया मिर्जा किस किसने देखी है? सबने देखी होगी। अरे सर किसका नाम ले दिया रेस्पिरेशन में? है ना बच्चों, आप अब सानिया मिर्जा माइंड में आ गई होगी, है ना। क्या खेलती है वो? टेनिस। क्या खेलती है? टेनिस खेलती है ना, देखी है सबने, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अब अपने माइंड से सानिया मिर्जा को निकाल दो। क्यों सर? क्योंकि उसके गेम पे आ जाओ। वो खेलती है टेनिस। आपने टेनिस कोर्ट देखा है? यस सर बहुत बड़ा होता है, इधर उधर भाग भाग के मारते हैं। वो कितना बड़ा होता है ना, नियर अबाउट 100 मीटर स्क्वायर होता है वो, ठीक है ना। आपको पता है हमारे लंग्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 80 to 100 मीटर स्क्वायर होता है, और जो कि एक टेनिस कोर्ट के बराबर होता है। अरे सर हमारी तो बॉडी टेनिस कोर्ट के जितनी नहीं है, और ऊपर से थोरेसिक कैविटी लंग्स तो यहां पर हैं, है ना। तो उनका एरिया कैसे हो गया? देखो अगर मान के चलो ये एक रूम है, आपको लग रहा है कि इसका टोटल डायमीटर, टोटल सरफेस एरिया 10 मीटर होगा सर। क्यों? क्योंकि इस रूम की जो दीवारें हैं ना ये डिफ्यूजिबल हैं, सही है ना। तो क्या होगा कि हम इन दीवारों की डायमेंशन लेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। लेकिन अगर बच्चों मैं एक काम कर दूं कि इस तरह से इसी रूम के अंदर ये दीवारें बनाता चला जाऊं, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ देखो टोटल सरफेस एरिया एक्स्ट्रा होता जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बताओ मुझे, जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दीवारों के साथ साथ इन दीवारों का एरिया भी ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से सरफेस एरिया टोटल ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे ये लंग्स हैं, ये लंग्स है हमारे, ये लो बच्चों ये लंग्स है। इन लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वियोली प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है? छोटी छोटी एल्वियोली प्रेजेंट होती है, मिलियंस होती हैं, ये मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ये जो एल्वियोली हैं ये क्या करती है? टोटल सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जिस तरह के फोल्ड्स थे कहां पर? स्टमक के अंदर। प्लीके सर्कुलरिस थे कहां पर? इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक उसी तरह लंग्स के अंदर क्या होती हैं? लंग्स के अंदर बच्चों एल्वियोली होती हैं, जिनका अब देखो वैसे तो ये दीवार नापनी थी, है ना, लेकिन अब क्या होगा, एक ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, कितनी सारी दीवारें हो गई, ऐड हो गया ना टोटल सरफेस एरिया, इसीलिए हमारा टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया किसका? लंग्स का। समझ आया? तो यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो होगा जिसके पास सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? हाईली वेस्कुलर इन नेचर। ठीक है ना, ठीक है ना, या अबंडेंट वेस्कुलर। ठीक है ना, ठीक है, वेस्कुलर का मतलब होता है ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। क्यों सर? अच्छा एक बात बताओ, यहां इनके पास ऑक्सीजन आ गई तो इनसे वो आगे कौन लेकर के जाएगा भाई? आगे तो ब्लड लेकर के जाएगा ना। अगर यहां पर इनके पास ब्लड की पाइप्स ही नहीं होंगी, ब्लड की पाइप्स ही ज्यादा नहीं होंगी, तो भाई डिफ्यूजन कैसे होगा? कौन तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आएगा और कौन ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा? इसीलिए हाईली वेस्कुलर और मोर वेस्कुलर आप बोल सकते हो, अबंडेंट ब्लड सप्लाई भी बोल सकते हो कि यहाँ पे मोर वेस्कुलर होना चाहिए। अगर वो मोर वेस्कुलर है तो कॉमन सी बात है कि अबंडेंट ब्लड सप्लाई होगी ही होगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की? क्या होगी बताओ, बताइए, कुछ और माइंड में आ रहा हो? मॉइस्ट सरफेस। क्या होगा? उसका सरफेस हल्का सा मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लीजिए ये हमारा एल्वियोली का सरफेस है, ठीक है, ये एल्वियोली है, मैंने इसका डाइसेक्शन ले लिया, ये हमारा एल्वियोली का सरफेस है। अगर यहां पर इसके मॉइस्चर नहीं होगा तो अटैचमेंट नहीं हो सकती किसकी? गैसेस की। किसकी नहीं हो सकती? गैसेस की। ना तो ऑक्सीजन यहां से यहां चिपकेगी और ना ही जो ब्लड वेसल आएगा पीछे, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां चिपकेगी। ठीक है ना, यानी कि ये जो गीलापन है अंदर का, जो मॉइस्चराइज्ड होती है ये क्या करती हैं? अपने साथ ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करती हैं, तभी तो डिफ्यूजन होगा। सही है ना? और फोर्थ और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि सर ये क्या होने चाहिए? थिन सरफेस इनका होना चाहिए। थिन सरफेस। क्यों सर? थिन सरफेस से क्या होगा? अरे भाई दीवार मोटी होगी तो डिफ्यूजन कैसे होगा? दीवारें पतली होंगी तभी तो अच्छा डिफ्यूजन होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना, डिफ्यूजन को करना क्या है? देखो समझो बच्चों, जो मैं अपना गला फाड़ रहा हूं ना, ये किस लिए एक्स्ट्रा करा रहा हूं? ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बायोलॉजी जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग का टॉपिक है। खाली किताबों की लाइनें पढ़ा देने से बायोलॉजिस्ट नहीं बनते बच्चों। ठीक है ना, हमें समझना होगा। और अगर आप समझ लोगे इन चीजों को, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सोल्व करोगे। अभी टेस्ट है आपका परसों, अभी देखता हूं सब बड़े आसान आसान से क्वेश्चन थोड़े घुमा के डाले हुए हैं, देखते हैं कौन सोल्व करता है। इतने मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया बच्चों? देखो अगर मान लो ये एल्वियोली है, एल्वियोली की दीवार मैं इतनी मोटी कर दूं, ये लो बच्चों, ये एल्वियोली की दीवार बना दी इतनी मोटी। अब कैसे तो ऑक्सीजन यहां से यहां जाएगी और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जाएगी, है ना? लेकिन अगर ये दीवार पतली हो तो इजीली चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? और कॉमन सी बात है बच्चों, डिफ्यूजन के लिए थिन सरफेस होना ही जरूरी होता है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ये 4 प्रॉपर्टी होती हैं बच्चों, किसकी? किसकी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन की। एक और बात नोट करो बच्चों, इन ह्यूमंस लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लिख लो, ह्यूमंस के अंदर जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, बट रेस्पिरेटरी सरफेस कौन है? लिखो मेरे साथ, रेस्पिरेटरी सरफेसेस एल्वियोली। पढ़ा है ना छोटी क्लासेस के अंदर?
एल्वियोली। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट इज एल्वियोली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा मेजर सा जो कॉमन सी बातें थी मैंने बच्चों आपको बताई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों जो हमारा बना हुआ है उसमें क्या क्या पार्ट है? रेस्पिरेटरी ट्रैक है ना, तो हेडिंग बनाओ ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है ना, ट्रैक में कौन कौन आता है? सबसे पहले देखो बच्चों, वैसे तो हमारे पार्ट्स हैं ज्यादा, लेकिन हम नोज बोल करके बहुत सारी चीजों को एक एक नाम में ही कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या क्या है बच्चों? नंबर 1 नोज। ठीक है ना, नोज के अंदर कौन कौन आएगा? नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल NOSTRIL, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। ये देखो ये वाले, ये जो छेद है बाहर। ठीक है, दूसरी चीज क्या आएगी? नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। और तीसरी चीज क्या आएगी? दैट इज इंटरनल नोस्ट्रिल, जिससे कि ये अंदर की साइड खुलेंगे, क्योंकि अगर बाहर से आ गए और अंदर से नहीं खुले तो हवा तो यहीं रह जाएगी, अंदर तो जाएगी ही नहीं। ठीक है ना, इंटरनल नोस्ट्रिल। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हमारा आता है वो नेक्स्ट क्या है? दैट इज द नोज के बाद फेरेंक्स। क्या आता है? नेक्स्ट इज फेरेंक्स। ठीक है ना, फेरेंक्स में बच्चों जो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? बेसिकली मोस्टली जो है हम लेरेंगो फेरेंक्स पढ़ते हैं। आपको पता है फेरेंक्स एक कॉमन स्ट्रक्चर है किसके लिए? फूड के और एयर के लिए, पता है ना आपको। लेकिन फेरेंक्स में बेसिकली जो मेजर रोल है दैट इज द लेरेंगो फेरेंक्स, लास्ट पार्ट ऑफ द लेरेंक्स, सॉरी फेरेंक्स मैंने आपको पढ़ाया था, जहां से गलेट और ग्लोटिस दो ओपनिंग है। ठीक है, दैट इज द फेरेंक्स। चलिए हम कंसीडर करेंगे। थर्ड पार्ट जो बच्चों हमारा है दैट इज द विंड पाइप। ठीक है ना, थर्ड पार्ट जो है विंड पाइप। लेकिन बच्चों विंड पाइप के अंदर हम दो चीजों को कवर करते हैं हमेशा, किनको? लेरेंक्स और ट्रेकिया को। किसको? लेरेंक्स और ट्रेकिया को। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मैं यहां लिख रहा हूं ट्रेकिया, क्योंकि फेरेंक्स का लास्ट पार्ट होता है लेरेंक्स। हाँ, एयर पाइप कहां से शुरू हो जाती है? एयर पाइप लेरेंक्स से शुरू हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि लेरेंक्स वाला पार्ट भी कंसीडर होता है विंड पाइप के अंदर। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फेरेंक्स के बाद ट्रेकिया। ठीक है, और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है ट्रेकिया, अब कहां चला जाएगा? ट्रेकिया चला जाएगा बच्चों लंग्स के अंदर। कहां चला जाएगा? लंग्स। लंग्स के अंदर कौन होती हैं? लंग्स एंड एल्वियोली। अब आप नोट करो मेरे साथ, ALVEOLI। ठीक है, और जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया बच्चों जाकर के फर्दर डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? बताओ। ट्रेकिया से पहले बनती हैं ब्रोंकाई, कितनी? दो, एक लेफ्ट और एक राइट। मैंने दो का निशान दे दिया, दैट इज द ब्रोंकाई, BRONCHI। ब्रोंकी भी बोलते हैं इसे हम, ब्रोंकी। ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चों आज, और हमारा लास्ट का टॉपिक आज हो जाएगा पूरा। कल हम बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ब्रोंकी होगी, ब्रोंकी एक एक ब्रोंकी, लेफ्ट ब्रोंकी लेफ्ट लंग के अंदर, और राइट ब्रोंकी या ब्रोंकस भी इसे बोलते हैं, राइट ब्रोंकस कहां? राइट लंग के अंदर चली जाती है, चली गई। वहां जाकर के वो फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर? बताओ बच्चों, पढ़ा होगा आपने, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, और फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रोंकी। ठीक है ना, ये आगे किस में डिवाइड होंगी? बहुत सारी। प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी
ब्रोंकस, ठीक है ना, ब्रोंकी या ब्रोंकाई। ये फिर से आगे एक एक किस में डिवाइड हो जाएगी, बहुत सारी किस में डिवाइड होएगी, सेकेंडरी ब्रोंकी। और ये किस में डिवाइड होएगी, ये एक एक देखो 1 से 4 दिखाई मैंने यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि 1 से 4 होती है, ऐसा नहीं, ज्यादा होती है, ठीक है ना। और टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी से क्या निकलेगा, टर्शरी ब्रोंकी से निकलेगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकी। टर्शरी ब्रोंकी से कौन सी लिखेगी, निकलेगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकी, ठीक है ना। टर्शरी को टर्मिनल ब्रोंकी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनसे कौन निकलेगी, रेस्पिरेटरी ब्रोंकी, ठीक है। ये चली जाएंगी एल्वियोली के अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो सर इनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सोचो कि जो प्राइमरी ब्रोंकी से निकलेंगी, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, वो कौन कहलाएंगी, प्राइमरी ब्रोंकी। जो ब्रोंकी से निकलेंगी डायरेक्ट वो प्राइमरी ब्रोंकी, जो प्राइमरी ब्रोंकी से निकलेंगी वो सेकेंडरी, जो सेकेंडरी से निकलेंगी वो टर्शरी, और फिर फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रोंकी, ठीक है ना। पहचान क्या है इनका, एक कैरेक्टर है बच्चों, ट्रैकिया से लेकर के और टर्शरी ब्रोंकी तक इनके ऊपर क्या होती है, या तो सी शेप्ड कहो, ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, सी शेप्ड, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं सेमी सर्कुलर, क्योंकि सी होता ही सेमी सर्कुलर है ना। सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कोलैप्सिंग को बचाती हैं। क्वेश्चन अभी तक आपने केवल ट्रैकिया के बारे में पढ़ी थी कि ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं जो क्या करती हैं, ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाती हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जाएगा बताओ किस स्ट्रक्चर तक कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती हैं, तो प्राइमरी सॉरी ट्रैकिया से लेकर के और टर्शरी ब्रोंकी तक क्या होती हैं, हमारे जो ब्रोंकी होती है उनके पास क्या होती है, कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब इनसे ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्री बनता है, वो बच्चों मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकी के आगे होती है एल्वियोलर डक्ट, और वो एल्वियोलर डक्ट चली जाती है एल्वियोली में। तो यहीं तक का पोर्शन अगर आप मेंशन भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया से लेकर के और टर्शरी ब्रोंकी में बना के दिखाऊंगा बच्चों आपको, इसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। याद रखने के लिए लिख लो BRONCHIAL, ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ब्रांचेस निकलती जा रही है ना आगे से आगे। और ये जो आगे का होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकी होगी, इससे जाएगी एल्वियोलर डक्ट, ठीक है ना, एल्वियोली के अंदर, और वो चली जाएगी एल्वियोली में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, रेस्पिरेटरी ट्री, जो रेस्पिरेशन कराता है बेसिकली वो होता है ब्रोंकियल ट्री, वो होता है रेस्पिरेटरी ट्री। समझ आया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बच्चों ये तो केवल कंडक्शन जोन है और ये क्या है, रेस्पिरेटरी जोन है। समझ आया कि नहीं आया, चलो अब मैं आपको डायग्रामेटिकली ये बना करके दिखाता हूं, ठीक है, और हमारा आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। बच्चों जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया था तो आपको कॉमन बनाया था, क्योंकि माउथ जो है, बकल कैविटी जो है, वहां तक तो कॉमन है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स तक हमारा कॉमन था, कौन, क्योंकि दोनों की ओपनिंग आकर के खुल जाती थी। लेकिन फिर भी चलिए हम कंसीडर करते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ था, देखिए मैं यहां पर, ये हमारी ब्लू कलर से मैं बकल कैविटी बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों यहां पर, ठीक है। ये नेक रीजन में हमारे पास क्या था, फेरिंग्स, ठीक है। और अब यहां ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूं, दैट इज द नोस्ट्रिल और नेजल चैम्बर और इंटरनल नोस्ट्रिल। ये यहाँ पे चौड़ी सी पाइप हो गई, दैट इज अ नेजल चैम्बर, और ये यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में ओपन हो जाती है, हो गई, ठीक है। अब यहां पर हमारा था कॉमन फेरिंग्स,
क्या पार्ट था? फेरिंग्स। ये लीजिए, फेरिंग्स में यहां पर हल्का सा ऊपर की तरफ से एक पोर था जिसका नाम था ग्लोटिस, और एक पोर यहां पे था, दैट इज द गलेट। ठीक है ना? तो ये गलेट से निकली थी हमारी कौन? इसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। उसका तो हमें कुछ करना नहीं। यहां से निकली हमारी कौन? एयर पाइप। ये गई, ये मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी तक जाती है। थोरेसिक कैविटी तो पता है ना, बता रखी है मैंने। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक कार्टिलेजिनस फ्लैप था, दैट इज द एपिग्लोटिस, जो इसकी कवरिंग को कवर करता था। ठीक है, ये क्या है? पोर, दैट इज द ग्लोटिस। ये कौन है? एपिग्लोटिस। और ये कौन है? ये मैंने लेडर लाइक बना दिया, क्यों? क्योंकि यहां पर कार्टिलेज की रिंग होती है। जैसे ही बच्चों ये मिड ऑफ द थोरेसिक कैविटी में पहुंची, जाकर के ये बाइफरकेट हो जाती है। यहां बिल्कुल स्टर्नम के, ये हड्डी जो होती है स्टर्नम होती है बिल्कुल इसके पीछे, ये बाइफरकेट कर जाती है लेफ्ट और राइट ब्रोंकी में। ये देखो, क्लियर है बच्चों? ठीक है, कहां चली गई? एक लेफ्ट और एक राइट। देखो ना, मैं इस तरह से खड़ा हूं बिल्कुल, तो ऐसे आई नीचे मिड और इस तरह से निकल गई। तो ये क्या है? राइट ब्रोंकी। ये कौन है? लेफ्ट ब्रोंकी। ठीक है ना? तो ये कौन है? मेरी राइट ब्रोंकी। पहचान क्या है? कि सर इनके ऊपर भी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉमन कॉमन करेक्टर बता रहा हूं अभी मैं आपको। ये हमारा कौन है बच्चों? लेफ्ट लंग। ये लो, लेफ्ट लंग। और ये कौन है? राइट लंग। समझ आ गया? क्लियर? अब देखो, ब्रोंकी अंदर जाकर के ट्री कैसे बनाएगी, जो आपने अभी कहा था, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। समझ आ रहा है बच्चों? क्लियर? बताइए फटाफट। लेबलिंग भी करूंगा मैं अभी। चलिए, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास लेफ्ट और राइट लंग आ गया। क्लियर है बच्चों? तो ये आगे जाकर के देखो, ये ब्रोंकी आ गई। अब ये आगे जाकर के डिवाइड हो गई बहुत ज्यादा नंबर में। ये लो, फर्दर बहुत सारी पाइप्स इससे निकल गई आगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी की सारी कौन है? ये सारी की सारी बच्चों हैं, ये सारी कौन है? प्राइमरी ब्रोंकी। क्यों सर? क्योंकि ये किससे निकली है? डायरेक्ट ब्रोंकस से निकली है। समझ आया कि नहीं आया? ये लो, ठीक है। बेसिकली बच्चों मैं सारे नहीं बना पाऊंगा यहां पर, क्योंकि 3D डायग्राम हम लोग बना नहीं पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसकी, ये एक क्या है? हमारी प्राइमरी ब्रोंकी है। इससे फर्दर क्या हुआ? देखो, फिर से ब्रांच निकल गई आगे, निकल गई ना, और पतली होती चली जाती है ये तो एक्चुअली में हम प्रॉपर बना नहीं पाते हैं बच्चों इसको। ये लो, तो ये कौन है बच्चों हमारी? ये देखो, ये हो गई सेकेंडरी ब्रोंकी। अब सेकेंडरी ब्रोंकी से क्या होता है? सेकेंडरी ब्रोंकी से फर्दर फिर से क्या होती है? ये लो, दैट इज अ टर्शरी ब्रोंकी। ये निकल गई। समझ आ रहा है? टर्शरी ब्रोंकी से फिर क्या निकली आगे? टर्शरी ब्रोंकी से निकली रेस्पिरेटरी डक्ट, या टर्शरी ब्रोंकी से हमारी रेस्पिरेटरी ब्रोंकी, फिर एल्वियोलर डक्ट। ये लो, अब मैं यहां ब्लू कलर से क्या इसको चेंज कर रहा हूं, क्यों? ताकि आपको पता चले कि ये क्या है? रेस्पिरेटरी ब्रोंकी। ये लो बच्चों, ठीक है, दैट इज अ रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी से निकल गई डक्ट। ये लो, आगे डक्ट निकल गई फर्दर, और एक एक डक्ट फिर कहां चली गई? एक एक डक्ट चली गई एल्वियोली के अंदर। ये लो बच्चों, समझ आया आपको?
ठीक है, चलो लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे, एपिग्लोटिस, ये पोर क्या है, दिस इज द ग्लोटिस, ठीक है, दैट इज द ट्रैकिया, ठीक है, दैट इज द ब्रोंकी, ये दोनों, ये लो ब्रोंकी, और ब्रोंकस भी इसे बोलते हैं। फिर इसके बाद ये अंदर चली गई, ये लो, ये पूरी की पूरी कार्टिलेजिनस रहेगी, ठीक है ना। फिर ये ब्रोंकस चली गई लेफ्ट और राइट, आप लेफ्ट और राइट लिखना इसको, ठीक है ना, लेफ्ट ब्रोंकी और राइट ब्रोंकी। अब इससे कौन निकली थी, इससे निकली थी प्राइमरी ब्रोंकी, ये लो बच्चों प्राइमरी ब्रोंकी, ठीक है। ये इससे आगे निकली है, दैट इज द सेकेंडरी, और इससे फर्दर ये निकली है, दैट इज द टर्शरी। टर्शरी से कौन निकला, रेस्पिरेटरी ब्रोंकी, ठीक है ना, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकी से ये लो कौन है, रेस्पिरेटरी डक्ट या एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोली की डक्ट, ठीक है ना, एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में कौन आ जाएगा, एल्वियोली। समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये कौन है, दैट इज द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। ये कौन है, दैट इज अ नेजल चैम्बर, ठीक है। ये कौन है, दैट इज इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है, क्लियर हो गया। ये है हमारा फेरिंग्स, ये है हमारा गलेट, क्या है ये, गलेट। ये कौन थी, इसोफेगस, ठीक है बच्चों। तो राइट लंग, लेफ्ट लंग, ठीक है, और ये क्या है हमारा राइट लंग। कहां प्रेजेंट होते हैं लंग्स, थोरेसिक कैविटी में होते हैं, थोरेसिक बकेट में होती है, कैसे बनती है ये बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट टाइम में। आज केवल हमने कॉमन इंट्रोडक्शन और केवल हमने स्ट्रक्चर देखा है और कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप अपनी अच्छे से टेस्ट की तैयारी करो। अभी जो बच्चे के कोई डाउट हैं तो मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं, आप अपने डाउट मेरे से ले सकते हैं।